वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले आप सभी को एक्सप्लोरर न्यूज़ टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक्सप्लोरर टीम की तरफ से। तो पहली बड़ी खबर है कि 25 जनवरी संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में दिलचस्पी के चलते भारत में 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 13% बढ़ा। हालांकि इस दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रभाव बहुत तेजी से घटा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच भारत और चीन ने विदेशी पूंजी को आकर्षित किया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा रविवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के 42% घटकर 859 अरब अमेरिकी डॉलर रह जाने का अनुमान है, जो 2019 में 1500 अरब डॉलर था। पिछली बार इतना निचला स्तर 1990 के दशक में देखा गया था और यह गिरावट 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के मुकाबले 30% अधिक है। अंकाटाड ने कहा कि FDI में गिरावट खासतौर से विकसित देशों में देखने को मिली, जहां एक अनुमान के मुताबिक पूंजी प्रवाह 69% घटकर 229 अरब डॉलर रह गया। हालांकि दूसरी ओर डिजिटल क्षेत्र में निवेश से भारत में FDI 13% बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक FDI चीन में आया और यहाँ पूंजी प्रवाह 4% बढ़कर 163 अरब डॉलर हो गया। अगली बड़ी खबर है कि इन दिनों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों की पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बन जाएगी। इसके जरिए न केवल भविष्य में ट्रांसपोर्ट के साधन में आसानी होगी, बल्कि पर्यावरण को साफ रखने में भी हेल्प मिलेगी। टेस्ला ने भी भारत अपनी कारों को सेल करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की ओर बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल मुख्यतः 3 मुख्य कैटेगरी में आते हैं: बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, ईंधन सेल व्हीकल। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NENMP 2020 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ने अपने भाषण में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और जैव ईंधन के लिए बड़े स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने का यह एक अच्छा मौका है। सरकारी स्तर पर इस तरह की सहायता मिलने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। गडकरी ने यह भी कहा कि भारत में 2025 तक EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर भी काम कर रहा है। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के शुरुआती संकेतों को और अधिक अनदेखा नहीं कर सकता है। कार निर्माता कंपनियों में से महिंद्रा पहले से ही हैचबैक, सेडान, हल्के कमर्शियल वैन और SUV में डील कर रहा है। मारुति सुजुकी ने टोयोटा के साथ छोटी इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करने के लिए जॉइंट वेंचर किया है। हुंडई सभी इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कारों का विकास कर रही है। रेनॉल्ट इलेक्ट्रिक में अपनी लोकप्रिय हैचबैक ला रहा है। इसके अलावा अगर होंडा की बात करें तो 2030 तक EVs को अपनी कार बिक्री का 65% होने की उम्मीद है। साथ ही भारत में लिथियम आयन बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। निसान 2018 में अपनी इलेक्ट्रिक हैचबैक लॉन्च करेगी। मर्सिडीज बेंज 2020 तक अपनी ग्लोबल लाइन इलेक्ट्रिक कारों को लाएगी। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के प्रकोप से दुनिया अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। इस कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर कई विसंगतियां भी देखने को मिली। एक ओर जहां दैनिक मजदूरी से गुजारा करने वाले गरीब जनता 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर इसके ठीक विपरीत धन कुबेरों के खजाने और भर्रे चले गए। इसी दौरान अमेरिका में जहां एक और जेफ बेजोस, इलोन मस्क सरीखे उद्योगपति में विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनने की होड़ लगी रही, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग अपनी नौकरी खोने के डर से अनएम्प्लॉयमेंट बीमा क्लेम भरते नजर आए। यह विसंगति केवल वहीं तक सीमित नहीं रही, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है। ऑक्सफैम की इस इनइक्वलिटी रिपोर्ट को कोविड के कारण दी इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टि से समाज में असमानता में वृद्धि हुई। इस कोरोना काल में जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी जहां 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से
धन कमाया, वहीं 24% लोगों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपये से भी कम रही। इसका तात्पर्य यह है कि कोरोना काल में मुकेश अंबानी ने 1 घंटे में जितनी राशि कमाई, उससे कमाने में एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लगेंगे। इस दर से मुकेश अंबानी ने 1 सेकंड में जितना कमाया, उतना कमाने के लिए एक इंसान को 3 साल लगेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस महामारी ने मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और लिंग आधारित असमानता की खाई और चौड़ी कर दी है। इस महामारी के गंभीर दुष्परिणामों से धनाढ्य वर्ग बिल्कुल अछूता रहा है, जबकि मध्यवर्गीय लोग पृथकावास में रहते हुए घर से ऑफिस का काम कर रहे हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि देश में अधिकतर लोगों ने अपनी नौकरी आजीविका से हाथ धोना पड़ा। कोरोना काल में जिस दिन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बने, उसी दिन राजेश राजक नामक एक व्यक्ति ने नौकरी चले जाने के कारण अपनी 3 बेटियों सहित खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 से उनकी संपत्ति में 90% तक की वृद्धि हुई, जो $422.9 बिलियन तक पहुंच गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद 6ठे स्थान पर आ गया। अगली बड़ी खबर है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार कोशिश जारी है, लेकिन इस दिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। इस बार चीन ने लद्दाख से उत्तर सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि भारतीय सेना ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 18 से 20 जवानों ने 19 जनवरी की शाम को सिक्किम में नाकोला में घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद जब भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन चीनी सैनिकों ने नुकीले पत्थरों से हमला किया और दोनों देशों के सैनिकों को चोट आई है। हालांकि फिलहाल हालत काबू में है। अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक समेत चीन के दूसरे ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहने वाली है। भारत सरकार ने सभी ऐप को इस संबंध में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक सूत्र ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के पश्चात नोटिस जारी कर दिया गया है। टिकटॉक के संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की जा चुकी है। जहाँ इस संबंध में टिकटॉक के प्रवक्ता ने बोला, हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप में इसका जवाब देंगे। भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। हम लगातार स्थानीय कानूनों व नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी उपयोक्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा टिकटॉक ने कहा। सरकार ने सर्वप्रथम जून में चीन के 59 ऐप पर तथा फिर सितंबर में 118 दूसरे ऐप पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इनमें टिकटॉक तथा पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप सम्मिलित है। अगली बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के 50 साल पूरे होने पर मंगलवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित स्वर्णिम समारोह का संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में अव्वल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, वीरभद्र और धूमल ने भी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय गांव को सड़कों से जोड़ने का काम धूमल ने किया। कोल डैम पर बिजली परियोजनाएं वाजपेयी की देन है। अनुराग ने कहा कि हिमाचल को कार्बन मुक्त करने का काम जेपी नड्डा के साथ धूमल ने किया। इसके अतिरिक्त कई अन्य काम भी प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हुए हैं। अब इसे आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है। टेक्सटाइल हब बनने का काम पीएम मोदी के साथ जयराम ठाकुर करेंगे। जयराम ठाकुर राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश लाने का काम कर रहे हैं। अनुराग ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें स्थान से 6ठे स्थान की अर्थव्यवस्था बना है। कोरोना के समय मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। वह कोरोना वैक्सीन देश में ही नहीं विदेशी को भी दी जा रही है। अब हिमाचल को नंबर 1 का राज्य बनना है। अगले 25 सालों में हिमाचल को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का राज्य बनाने का प्रण ले। अगली बड़ी खबर है कि भारत ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपने मंचों पर गलत सूचनाओं की जांच करने का आह्वान करते हुए
उन्हें आगाह किया कि गलत जानकारियों के जरिए आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एस्टोनियाई स्थायी मिशन द्वारा बोल्टरूस में मीडिया स्वतंत्रता पर आयोजित अर्रिया फॉर्मूला की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा कि सूचना क्रांति ने मीडिया प्रणाली को फायदा पहुंचाने के साथ साथ उसे कमजोर भी किया है। नायडू ने कहा, आज गलत जानकारी की वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा निर्मित डेटा सेट, एल्गोरिथ्म और सूचनाओं के बुनियादी ढांचे के बीच जटिल बातचीत पर टिकी हुई है। ये एल्गोरिदम ने केवल यह बताते हैं कि अलग अलग आबादी के लिए क्या जानकारी उपलब्ध है, बल्कि यह भी बताते हैं किसे और किस आवृत्ति के साथ उपलब्ध है। उन्होंने कहा, ऐसे में प्रौद्योगिकी कंपनियों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके मंचों पर पारदर्शिता हो और उनके मन से लोगों को गलत जानकारी न मिले। नायडू ने आगाह किया कि राजनीतिक एजेंडे पूरे करने के लिए गलत जानकारियों के जरिए आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। इस सप्ताह उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 65 साल की उम्र होने का एक फ़ायदा यह है कि मैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए योग्य माना गया हूँ। इस हफ्ते मुझे मेरी पहली खुराक मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने आगे लिखा, सभी वैज्ञानिकों, ट्रायल प्रतिभागियों, नियामकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुक्रिया जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। हालांकि बीते दिनों कोविड-19 और इसके खिलाफ बनाई गई वैक्सीन को लेकर बिल गेट्स पर कई आरोप लगाए गए हैं। पहले खबरें फैलाई गई थी कि कोरोना बिल गेट्स और दवा कंपनियों की मिलीभगत है ताकि इससे दवाओं का निर्माण करने वाली कंपनियों को फायदा हो। फिर ये सुनने में आया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के जरिए वह लोगों के शरीर में एक माइक्रोचिप डलवाना चाहते हैं ताकि वायरस की स्थिति के बारे में लोगों को और भी अधिक जानकारी मिल सके। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने इन्हें ठीक बताते हुए इन खबरों का खंडन किया है। अगली बड़ी खबर है कि देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह पहले दिन सोमवार 25 जनवरी को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 530.95 अंक की भारी गिरावट के साथ 48,347.59 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 133 अंक की गिरावट के साथ 14,238.90 के स्तर पर बंद हुआ। अगली बड़ी खबर है कि भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाईपास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगी। बता दें कि 28 वर्षीय अधिकारी आईएएफ द्वारा 2018 केरला बाढ़ के दौरान किए गए बचाव कार्यों का एक हिस्सा था। उनके पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ राजस्थान में कृषि विभाग में उप निदेशक है। स्वाति की इस उपलब्धि पर उनके पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे अपना सिर ऊंचा रखने दिया है। मैं उस सपने के रूप में अभिभूत हूँ जो उसने देखा था वह वास्तविकता में बदल गया है। साथ ही उन्होंने सभी माता पिता से अपील की कि वे अपनी बेटियों को इस सपने को पूरा करने में मदद करें। तो चलिए आज हम आपको गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण का परिचय देने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के बारे में बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट राठौड़ के पिता भवानी सिंह वर्तमान में राज्य के कृषि विभाग में एक उप निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं जो अजमेर में तैनात है। उनके भाई मर्चेंट नेवी में तैनात है। स्वाति की मां राजेश कंवर कहती है कि उन्होंने कभी भी उनके बेटे और बेटी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया और यही कारण है कि उनकी बेटी इतिहास रच रही है। 2013 में स्वाति एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए उपस्थित हुई जिसके बाद उन्हें मार्च 2014 में वायुसेना चयन बोर्ड देहरादून द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। पूरे देश में लगभग 200 महिला छात्रा थी जिनमें से 98 महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए चयन किया गया था। स्क्रीनिंग के बाद केवल 5 छात्र शेष थे जिसमें केवल स्वाति को फ्लाइंग विंग के लिए चुना गया था। वह हमेशा एक पायलट होने का सपना देखती थी। उन्हें 2014 में अपने पहले प्रयास में ही स्वाति राठौड़ भारतीय वायुसेना में चुनी गई थी। 28 वर्षीय भारतीय वायुसेना अधिकारी 4 हेलीकॉप्टर के निर्माण में भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ Mi-17 V5 उड़ाएंगी। फ्लाई पास्ट के इस गठन में राठौड़ एकमात्र महिला पायलट है। इसी के साथ आज की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए तो रोजाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।